नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं नगमा। इस वक्त देश के कई हिस्सों में अग्निपथ योजना के खिलाफ, यानी सेना में जो रिक्रूटमेंट की नई योजना है उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन बड़े पैमाने पर देखा गया और इसलिए तीनों सेना के बड़े अधिकारियों ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अग्निपथ योजना की खूबियों को बताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह साफ कहा गया कि अग्निपथ योजना वापस नहीं ली जाएगी। 25,000 अग्निवीरों का पहला बैच दिसंबर में सेना में शामिल होगा। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि अग्निपथ के विरोध में कोचिंग संस्थान चलाने वालों ने छात्रों को भड़काया है। उन्होंने ये भी कहा कि अग्निवीरों को शपथ पत्र देना होगा कि उसने कोई प्रदर्शन या तोड़फोड़ में हिस्सा नहीं लिया है। बिना पुलिस वेरिफिकेशन के कोई भी सेना में शामिल नहीं होगा। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि हमें सेना में युवा चाहिए, हमें जुनून और जज्बे के साथ साथ होश की भी जरूरत है। किसी तरीके से जो एज हमारी 32 साल है, ये देखिए ये बता रहा है 30 साल 1989, आज ये 32 साल पहुंच गई है। 32 साल को किस तरीके से 26 साल ला सके, ऐसा क्यों? हमारे को यूथफुल प्रोफाइल चाहिए। ये क्यों चाहिए? बिकॉज आप सबको मालूम है 2030 के अंदर हमारे देश के अंदर 50% पीपल 25 साल की उम्र से कम होंगे। क्या ये अच्छा लगता है कि देश की सेना जो रक्षा कर रही है दे आर 32 इयर्स? ये हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है कि हम किसी तरीके से यंग हो जाए। वो उसकी क्लास या उम्र कितनी होगी? वो पढ़ा होगा तकरीबन 17.5 साल की उम्र होगी और पढ़ा होगा 10वीं साल। मेजर इनटेक, ये जो 70% बोल रहा हूं, ये सारी इनटेक हमारी उस किस्म की है जो सोल्जर आपके लिए जाके आगे देश की रक्षा करता है, ये वो सोल्जर है जो 10वीं क्लास पास है। 12वीं क्लास के हम ले सकते थे, बट सी हमारा काम थोड़ा जोखिम का है। एंड आप देखते हैं जब भी युद्ध हुए हैं कितनी, चाहे ऑप पवन हो, उसके बाद ऑप पराक्रम हो, चाहे कारगिल वॉर हो, चाहे गलवान हो, आपकी भी आंखें भर जाती होंगी और आपका दिल पिघल जाता होगा जब आप देखते हैं बॉडीज नीचे आते हुए। तो ये काम थोड़ा अलग किस्म का है। तो आप इस काम को मद्देनजर रखते हुए हमने देखा कि इसकी उम्र 17.5 एक एंड पे, दूसरे एंड पे 21, इसमें कोई तब्दीली नहीं है। ये पहले भी वही थी और आज भी वही है। पहले मैं आपको पे अलाउंसेस का बता देता हूं। जो आज जवान को पे अलाउंसेस मिल रहे हैं वो अग्निवीर को ज्यादा मिलेंगे। फौज की नौकरी एक जज्बा है, इसको आप पे से नहीं तोल सकते। हाउएवर, जो ये आपके सामने दर्शाया गया है, ये सबसे पहले जो 17 लाख के करीब है, ये उसकी पे है। एक सेवानिधि पैकेज है जिसके अंदर उसका योगदान 5 लाख है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से 5 लाख डालेगी। इन दोनों के ऊपर जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो तकरीबन 1.5 लाख होगा। सो टोटल पे उसको 4 लाख तकरीबन इतनी मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे बराबरी की रिस्क एंड अलाउंस नहीं लेगा, उसके जितने भी अलाउंसेस हैं सेम रहेंगे। देखिए, अगर बुनियाद हमारी डिसिप्लिन है, ये देयर इज नो वे कि ये यूथ इन डिसिप्लिन पे आएगा। ये क्यों आया? ये इसलिए नहीं आया कि उसकी मन की भावना को हमने छेड़ा है, इसलिए नहीं आया। आपके जैसे और मेरे जैसे पीछे बैठे हैं उसको धक्का मारने वाले जो 27 साल 30 साल से ऊपर के हैं। आप कोई वीडियो देख लीजिए, कोई भी वीडियो देख लीजिए, पहली चीज उसकी उम्र देखोगे। उस बच्चे से कोई पूछता है, आप में से एक गया पूछने के लिए, यहां क्यों ऐसे कर रहा है? अग्निपथ के अगेंस्ट कर रहा हूं। आपने कैप्चर करा इतना ब्यूटीफुली, अग्निपथ क्या है? कहता पता नहीं। सो आपको पता है कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है। सो ऑब्वियसली ये हम एंटिसिपेट नहीं करेंगे। एंड किस लिए करेंगे? ये हमारा काम भी नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर का काम है। अगर ऐसा होगा तो कोई टैकल करेगा इसको, बट हमारे पास स्पेस नहीं है उनके लिए। तो इसके क्या फायदे हैं ये बताया गया है बहुत खुले तौर पर, और ये भी कि इसमें क्या जरूरी है और किस तरह से जो अग्निपथ योजना है वो आगे बढ़ेगी। हमारे सहयोगी राजीव रंजन मौजूद थे। उन्होंने सवाल पूछा कि जिन्होंने कई सारी परीक्षाएं पास कर ली थी, अब उनका क्या होगा। सर, राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। मेरा सवाल है कि कई सारे युवा ऐसे हैं जिन्होंने कई सारे एग्जाम पास कर लिए थे, उन्होंने फर्स्ट फेज पास कर लिया था, किन्हीं का मेडिकल हो गया था, कोई कॉल लेटर का वेट कर रहे थे, किन्होंने, तो उनका क्या होगा सर? और इस तरह के नंबर कितने हैं जो युवाओं का, उनका क्या होगा? वो सारे जो एग्जाम्स उन्होंने पास किए हैं, चाहे मेडिकल पास किया है, कोई दौड़ पास किया है, वो सारे वो सब खत्म हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और क्या जो आप कह रहे हैं कि हिंसा की जो बात कर रहे हैं उनको प्लेस देना पड़ेगा, क्या युवा इसे एक कह सकते हैं कि धमकी के तौर पर लें या अनुशासित कैसे लें इसको? कि आप
इसका जवाब मैं दूंगा। शायद हमारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस सबसे आगे बढ़ी हुई थी जब इसको रोका गया, तो अब सारी रिक्रूटमेंट सिर्फ अग्निवीर के थ्रू ही होगी। एज की सीमा बढ़ा दी गई है 21 से 23। जो एलिजिबल हैं वो एक बार फिर इस सिस्टम में, इस प्रोसेस में जो मैंने अभी पहले बताया उसमें अप्लाई करेंगे। 2 साल एक लंबी अवधि होती है, मेडिकल कंडीशन उनकी वगैरह, तो इनका एक बार फिर से स्क्रीनिंग होगा, फुल प्रोसेस, एंड उसके बाद ही एयरफोर्स में चयन किया जाएगा। अग्निपथ योजना के विरोध में छात्रों के अलावा राजनीतिक पार्टियां भी शामिल हो गई हैं और दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस ने इसके खिलाफ सत्याग्रह किया। इस सत्याग्रह में कांग्रेस के कई बड़े नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। सत्याग्रह से पहले कांग्रेस ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी का एक संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग पर कांग्रेस आपके साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। अनुरोध करती हूं कि अपनी जायज मांगों के लिए शांतिपूर्ण और अहिंसक ढंग से आंदोलन करें। प्रियंका गांधी ने कहा कि ये स्कीम देश को खत्म कर देगी। पहले से ज्यादा बेरोजगार युवा की सेना जो हमारी देश की सुरक्षा करती है, जिनके सारे तमाम जो यहाँ पे भी आप खड़े हैं, आप सरहद पर जाकर सुरक्षा करते हैं, ऐसी स्कीम है जो इस सेना को खत्म कर देगा। आप इस सरकार को पहचानिए, इस सरकार की नीयत को पहचानिए मेरे भाइयों मेरी बहनों। लोकतांत्रिक तरह से शांतिपूर्वक अहिंसा सत्य के मार्ग पर चल के इस सरकार को खत्म कीजिए। इसीलिए इस मंच पर खड़े हुए मैं आपसे आग्रह करती हूं कि जो भी आप प्रदर्शन करें आप शांतिपूर्वक करें, लेकिन आप रुके नहीं, आप थके नहीं। ये आपके अधिकार है, आपका देश है। चाहती है तो इसीलिए इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी उमाशंकर सिंह। मोदी सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के इस सत्याग्रह आयोजन में हालांकि राहुल गांधी तो नहीं पहुंचे, लेकिन प्रियंका गांधी सभा की शुरुआत से लेकर अंत तक मौजूद रहीं और उन्होंने अपने भाषण में इस बात पे खास जोर दिया कि जो प्रदर्शन हो वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस का हर नेता और कार्यकर्ता जो है वो आंदोलनरत छात्रों के साथ है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को ये लगता है कि जिस तरह से स्कीम को लाया गया है वो युवाओं के लिए सही नहीं है, बेहतर नहीं है और वो उनको एक अलग अंधकार में धकेलने की कोशिश है। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। हालांकि कांग्रेस की ज़्यादा ताकत हाल के दिनों में राहुल गांधी की जो ईडी में पेशी हो रही है उसके खिलाफ प्रदर्शनों में वो ताकत लगी है। लेकिन अब जिस तरीके से पिछले 4-5 दिनों से देश भर में छात्र, खासतौर पे अगर यूपी और बिहार की बात करें तो जिस तरह से वहाँ पे छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, हालांकि हिंसा की भी कुछ खबरें आई हैं, वारदात हुई है जिसको कोई इंडोर्स नहीं कर रहा, लेकिन इतना ज़रूर है कि छात्रों में गुस्सा है। ख़ासतौर पे जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं उनको लगता है कि इस तरीके से उनके हाथ एक बड़ी नौकरी का, एक लंबे अवधि की नौकरी का जो मौका है वो चला जाएगा। तो इन तमाम बातों के बीच कांग्रेस ने अपने आप को भी उन छात्रों के साथ खड़ा करने की कोशिश की है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता ये भी मानते हैं कि इस तरह का प्रदर्शन तो ठीक है, लेकिन इससे आगे बढ़कर करना पड़ेगा। देश भर में युवा छात्रों के साथ, युवाओं के साथ, जो बेरोजगार हैं उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा, जो कि एक कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। चिंतन शिविर में राहुल गांधी खुद उदयपुर में कह चुके कि जो हमारी पार्टी है, हमारे जो नेता हैं, उनको ये मान लेना चाहिए कि हम जनता से कट गए हैं और जनता के बीच जाकर बैठना चाहिए। तो अब देखना है कि सत्याग्रह के आयोजन के बाद जहां पर कि चुनिंदा कांग्रेस पार्टी के नेता, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि तमाम जो बड़ी लीडरशिप थी वो मौजूद थी, कार्यकर्ताओं को यहाँ नहीं आने दिया गया। इसके बारे में पार्टी का कहना है कि प्रशासन ने इसकी इजाज़त नहीं दी। तो आज जो ये आयोजन हुआ है जिसमें कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता मौजूद रहे, इसके बाद कांग्रेस कैसे छात्र आंदोलन के साथ जुड़ती है, कैसे उसको आगे बढ़ाती है, ये भी एक बात है कि सोमवार को फिर से राहुल गांधी की ईडी के सामने पेशी होनी है। तो जिस तरह से प्रदर्शन 3 दिनों में देखने को मिला दिल्ली में, कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो प्रदर्शन फिर देखने को मिल सकता है। लेकिन साथ के साथ जो जन सरोकार के मुद्दे हैं उस पर कांग्रेस पार्टी के नेता किस तरह से देश भर में एक बड़ा प्रदर्शन खड़ा करते हैं, ये आगे देखने की बात होगी।
कांग्रेस के अलावा बिहार की विपक्षी पार्टी जो है आरजेडी, वो भी इसके खिलाफ है। अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार की इस योजना को लेकर सरकार से 20 सवाल पूछे हैं और कहा कि आखिर 4 साल बाद अग्निवीर क्या करेंगे, क्या ये मनरेगा जैसा रोजगार है, प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं। आगे उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं की बात नहीं सुनी है, युवाओं के मन में अग्निपथ योजना को लेकर शंका है और सरकार को उन शंकाओं को दूर करना चाहिए। इसके साथ साथ तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार को प्रदर्शनों के दौरान हो रही हिंसा के लिए जिम्मेदार बताया है। हमने बुलाया है, जो पहला जो सवाल है वो ये है, केंद्र सरकार बताए कि 4 साल के ठेके पर बहाल होने वाले अग्निवीरों को 1 वर्ष क्या नियमित सैनिकों की तरह 90 दिनों की छुट्टियां मिलेगी अथवा नहीं, तो सरकार जो है स्पष्ट करे। दूसरा सवाल, अग्निपथ योजना अगर न्याय संगत है तो इसमें ठेके पर अफसरों की भर्ती क्यों नहीं, केवल सैनिक ही क्यों। तीसरा कि सरकार बताए कि ये योजना शिक्षित युवाओं के लिए तैयार की गई मनरेगा है अथवा संघ का कोई हिडन एजेंडा। चौथा सवाल, केंद्र सरकार बताए कि 4 साल की देश सेवा के दौरान अर्जित अथवा उसके बाद जो एक मुश्त राशि मिलेगी उस पर टैक्स भी लगेगा। पांचवा सवाल है, अगर सरकार अग्निवीरों को सैनिक मानती है तो क्या उन सैनिकों को ग्रेच्युटी देगी? क्या ग्रेच्युटी बचाने के लिए ही इस सेवा की अवधि केवल 4 वर्ष की गई? छठा सवाल, क्या सरकार अग्निवीरों को कैंटीन और पूर्व सैनिकों को मिलने वाली चिकित्सा सहित अन्य सैनिक सुविधाएं देगी कि नहीं देगी? बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय के बयान पे विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखनी है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। जब वो ट्रेनिंग लेगा और 4 साल की सेवा करने के बाद निकलेगा, 17.5 साल से 23 साल तक की उम्र, यदि वो 21 साल में भी भर्ती होता है, 4 साल काम करता है तो 25 साल। 25 साल में जब वो बाहर निकलेगा तो उसको 11 लाख रुपए उसके हाथ में होंगे और अग्निवीर का एक छाती पर तगमा लगा के घूमेगा। किसी भी, मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। पटना में विमान की एक इमरजेंसी लैंडिंग की गई है। ये स्पाइस जेट की फ्लाइट थी और इसकी इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। जैसे ही टेक ऑफ हुआ, देखा गया कि विमान के बाएं तरफ जो विंग होता है उसमें आग लगी है और इस आग की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग हुई। आग की सूचना स्थानीय लोगों ने दी। सभी 185 यात्री सुरक्षित हैं। डीएम के हवाले से ये खबर है। पटना से ये हवाई जहाज जो है स्पाइस जेट का विमान जो है वो दिल्ली जा रहा था। ये पटना से दिल्ली के लिए टेक ऑफ की थी। टेक ऑफ करने के बाद ही उसके बाएं जो उसका है डायना है, उसमें जो है आग की कुछ लपटें दिखी हैं, जिसको स्थानीय लोगों ने, फुलवारी शरीफ के लोगों ने देखा और तुरंत फोन किया जिला प्रशासन को भी, एयरपोर्ट के लोगों को भी, और फिर उनके पायलट को भी पता चला अंदर, और उनका फायर एक्सटिंग्विशर जो था वो एक्टिवेट हो गया था। उसके बाद इन लोगों ने वापस लैंड कराया है। वो सुरक्षित ढंग से लैंड कर गई है फ्लाइट और सभी यात्री सुरक्षित हैं, उनको उतार लिया गया है। स्पाइस जेट का फ्लाइट था, दिल्ली की तरफ जा रहा था। जैसे ही उड़ा है स्पाइस जेट तो लोगों ने देखा है और एयरपोर्ट अथॉरिटीज नोट किया कि एक विंग से उसकी आग लगी हुई थी, आग छूट रहा था। तो एयरपोर्ट इमरजेंसी लैंडिंग में सेफली लैंड कर गया है और अभी कोई सीरियस इंजरीज वगैरह नहीं है। बाकी सारा जो प्रोटोकॉल होते हैं उनको फॉलो कर रहा है। ऊपर में थोड़ा फरफराने लगा, फरफराने के बाद में हमने देखे कि भाई ऊपर में है, काहे फरफरा रहा है, मगर इतने में मैंने यथी घुमा लिए। आग घुमैला के बाद जब उतार दिए हैं तब मैंने मालूम हुआ था आग धलिया है।
ना डर भय किसी के नहीं, कोई सच नहीं है। पता ऐसे चला क्योंकि कुछ लोग बहुत पैनिक कर गए थे, वो लोग चिल्लाने लगे थे कि स्पार्क्स हो रहे हैं, फायर हो रहे हैं। कैसे पता चला? हमें पहले विश्वास नहीं हुआ था कि सच में कुछ है। मुझे लगा शायद लोग ऐसे ही थोड़ा सा घबरा गए हैं, लेकिन फिर जब अनाउंसमेंट हुई कि हम लोग अभी रिटर्न कर रहे हैं, तब लगा कि हाँ सच में। अनाउंसमेंट हुई, पायलट ने अनाउंस किया कि आप लोग शांत रहे, हम लोग अभी कुछ प्रॉब्लम्स है। ये नहीं बताया कि स्पार्क हुआ, बिकॉज उससे तो और ज्यादा पैनिक हो जाते। लेकिन फिर बोले कि रिटर्न टू पटना, ऐसे बोले, फिर हम लोग लैंड। We got to know is प्लेन के लेफ्ट इंजन पे कोई स्पार्क निकल रहा था एंड इंजन वाज नॉट एबल टू टेक ऑफ, तो थर्ड की आवाज आ रही थी बार बार। इट्स जस्ट लाइक कि इंजन एक वाला काम नहीं कर रहा, पता नहीं जो भी हो रहा हो, तो हमें स्पार्क दिखा था, तो सब लोग पैनिक हो गए थे। और तो हमें उस टाइम पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया। लैंडिंग के टाइम पे मतलब उस टाइम बोला गया प्लेन वापस जा रहा है, एंड लैंडिंग भी प्रॉपर नहीं हुई थी। लैंडिंग भी काफी टर्बुलेंट लैंडिंग थी। प्लेन स्टार्ट हुई, उड़ने लगी, उसके बाद बाएं तरफ पंखी में आवाज आने लगी, घर 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 काफी। उसका लोग का ध्यान उधर गया, तो फिर देखा गया कि वो स्पार्क कर रहा है। लोगों ने इमरजेंसी बजाया, उसके बाद ऐसे टेक ऑफ की लेफ्ट साइड से जो गोल वाला जिसमें पंखा है, उससे पीछे की तरफ बहुत तेज बड़ा बड़ा आग का गोला जैसा चिंगारी चलने लगा, जो हम लोग तुरंत केविन को इन्फॉर्म किए और उसके बाद फिर वो इन्फॉर्म किया, उसके बाद उसको इमरजेंसी लैंडिंग कराया गया। कुछ नहीं, ये आकर के नीचे से देखा कि ऊपर आग लगा है फ्लाइट में, और उसी टाइम उसका 12 बजे का फ्लाइट था। वो आके बोला कि उसकी कितने बजे की फ्लाइट थी, मैंने बोला 12 बजे। उसके बाद न्यूज पे देखा तो न्यूज पे आने लगा, उसके बाद मैंने उसे कॉल किया तो बताई कि हाँ आग लग गया, वापस लैंड कराया गया, आप लोग आकर के ले लो। तो वही लेने आई। मैं घर पे था, फुलवाड़ी नौसा, यहाँ से 2.5 किलोमीटर का रेंज है। वहीं पे मैंने आवाज सुनी तो मैंने देखा, फिर मैंने पता किया, उसका टाइम शेड्यूल देखा, तो मुझे 100% श्योरिटी हुई कि उसी का फ्लाइट है। और हमने कुछ देर पहले स्पाइस जेट के चीफ ऑफ फ्लाइट ऑपरेशन कैप्टन गुरचरण अरोड़ा से बात की। उन्होंने आज हुई घटना पर क्या कहा है, ये सुनते हैं। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ ऑफ फ्लाइट ऑपरेशन स्पाइस जेट कैप्टन गुरचरण अरोड़ा। अरोड़ा साहब, क्या जानकारी मिल रही है, विमान में ऐसा क्या हुआ जो इस तरह की जो स्पार्क्स हैं इस तरह के वो निकलते दिख रहे हैं? ये कितना खतरनाक था? जी, जब ये हवाई जहाज टेक ऑफ कर रहा था पटना से, तो इसके लेफ्ट इंजन में, इंजन नंबर 1, उसमें बर्ड हिट हुआ है। और जब बर्ड हिट हुआ है तो इसके 3 फैन ब्लेड डैमेज हुए हैं, जिसके कारण आप देख रहे हैं कि चिंगारियां दिखाई देती हैं पीछे से। ये नॉर्मल है। तो पायलट्स ने टेक ऑफ को कंटिन्यू किया एज पर प्रोसीजर, एंड थोड़ा ऑल्टीट्यूड गेन करने के बाद एज पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर उस इंजन को बंद किया। एंड हमारी चेकलिस्ट होती है जो हम QRH बोलते हैं, क्विक रिएक्शन हैंडबुक, उस चेकलिस्ट को पूरा किया और उसके बाद सिंगल इंजन के ऊपर वापस पटना पे लैंड कर दिया। जब पैसेंजर्स को डिसएम्बार्क कर दिया, उसके बाद जब इंजीनियर्स ने चेक किया तो तब उन्हें कंफर्मेशन मिली कि हाँ, नंबर 1 इंजन में बर्ड हिट हुई है और 3 फैन ब्लेड्स डैमेज हुए हैं। तो विमान को एक इंजन के सहारे ही उतारा गया। ये कितना खतरनाक हो सकता था अगर ये पता न चलता समय पर और कुछ देर इसमें होती तो? जब हम पायलट्स की ट्रेनिंग होती है तो तब हमें प्रशिक्षण दिया जाता है कि एक इंजन कभी भी फेल हो सकता है, कारण कुछ भी हो। तो हमारी ट्रेनिंग काफी रिगरस होती है, सब पायलट्स को ये ट्रेनिंग मिलती है। तो इस प्रशिक्षण के कारण आप इसे बोल सकते हैं हमारे लिए तो ये बिजनेस एज यूजुअल है। जैसे ही ये होता है, हमारे जो रिएक्शंस होते हैं, हमारे जो प्रोसीजर्स होते हैं, हमें अच्छी तरह पता होते हैं, हम उन्हें एग्जीक्यूट करते हैं, और जो जैसे आपने देखा उसके बाद हवाई जहाज को आराम से नीचे लैंड किया जाता है। जी, ये बर्ड हिट की जो समस्या है ये अक्सर सामने आती है। पटना में आज आप कह रहे हैं कि जब जांच के बाद पता लगा कि ये बर्ड हिट की वजह से इंजन में दिक्कत आई और ये स्पार्क्स उसमें से निकले। ये कितनी बड़ी समस्या है यात्री विमानों के लिए, सैनिक विमानों के लिए तो है ही, कही जाती है। तो क्या पटना में भी ये बड़ी दिक्कत है बर्ड हिट की? नहीं, पटना में इतनी ज्यादा नहीं है।
द नंबर ऑफ अकरेंसेस, ये हादसे पटना में कम होते हैं। कुछ और शहर हैं जहां पे ये थोड़ा ज्यादा होते हैं, लेकिन बर्ड हिट तो किसी भी एयरपोर्ट पे हो सकता है जी। किसी भी आपने पूछा कि इसकी अहमियत क्या है या कंपेयर टू फाइटर्स। अब क्या होता है, लड़ाकू विमानों में एक इंजन होता है, तो उनके लिए तो बहुत ही सीरियस होता है, क्योंकि अगर एक ही इंजन हो और आपको बर्ड हिट हो जाए और लूज हो जाए तो वो तो बहुत ही सीरियस हुआ। लेकिन पैसेंजर एयरक्राफ्ट यूजुअली मिनिमम 2 इंजन के साथ होते हैं, इसीलिए कि अगर एक इंजन में कोई खराबी हो तो आप दूसरे इंजन के साथ आराम से सफलता से वापस आके लैंड कर सकते हैं जी। तो इस तरह की जो दिक्कत तकनीकी आती है, इसको ठीक करने में कितना समय लगता है? ये विमान, इसका मतलब कुछ समय ग्राउंडेड रहेगा? बिल्कुल। आप जानते हैं हमारे हर विमान में DFDR, डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है, और एक CVR कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है। तो वो तो ऑफ कोर्स एज पर प्रोसीजर उसकी जांच होगी, इंजन का रिपेयर होगा, इंजन के रिपेयर के बाद उसका इंस्पेक्शन होगा अथॉरिटी से भी, रेगुलेटर से भी, और जब वो देखते हैं कि अभी इंजन फिट टू फ्लाई है, एयरक्राफ्ट सिर्फ तभी फ्लाई करेगा जी। और जो विमान के यात्री थे पटना में, जिनको वापस फिर उतारा गया, दिल्ली उनको आना था, उनको वापस भेजने के लिए कोई दूसरा इंतजाम फिर स्पाइस जेट ने किया? बिल्कुल जी, दूसरा विमान जी। और इस तरह की जब भी समस्या आती है, तो जैसे जमीन पर ये बताया गया कि नीचे लोगों ने देखा और तब पता लगा, तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल को उन्होंने बताया। अगर नहीं पता लगता नीचे से, तो क्या पायलट को इस बात की जानकारी समय पर हो जाती कि विमान में पीछे से चिंगारियां निकल रही हैं? हालांकि विमान के अंदर भी जो यात्री हैं वो अपनी विंडो से ये बात देख रहे हैं, लेकिन कई बार होता है कि इतनी कम चिंगारी हो, तो क्या ये विमान में पता लग जाता है आसानी से कि ऐसी कुछ दिक्कत आ रही है? नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अब ये डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा डैमेज होता है। आज के हादसे में अगर इन्हें कोई बताता नहीं तो हो सकता है पायलट्स को पता भी नहीं चलता। और ये क्यों, ये मैं बताता हूं। आजकल के जो हमारे एयरक्राफ्ट के इंजन्स हैं वो बहुत ही रगेड और बहुत ही भरोसेमंद है, वो बहुत डैमेज सह कर सकते हैं। इस इंजन में अभी तक पता चला है कि 3 फैन ब्लेड डैमेज थे। ये मैं यकीनन कह सकता हूं कि अगर उन्हें कोई बताता नहीं तो हो सकता है कि आप पूरी फ्लाइट कर सकते हो, क्योंकि अगर इंजन कॉकपिट के अंदर कोई इंडिकेशंस नहीं है, कोई इंजन वाइब्रेशन नहीं है, कोई नॉन नॉर्मल पैरामीटर्स नहीं है, और कोई अगर उस इंजन को देख नहीं रहा, ये इंजन चलता रहेगा, घंटों चलता रहेगा। लेकिन इस हादसे में जब इन्होंने टेक ऑफ किया, इन पायलट्स को थोड़ा सा एहसास था कि कुछ हुआ है, क्योंकि एक थड की आवाज आई थी लेफ्ट साइड से। और उसके बाद थोड़ी देर बाद ATC ने इन्हें बताया कि आपके लेफ्ट वाले इंजन से धुआं और चिंगारियां दिखाई दे रही हैं, फ्लेम्स दिखाई दे रही हैं। तो फिर तो इन्हें पता है कि हाँ, अगर थर्ड आया था और अगर ऐसी इंडिकेशन आ रही है तो मोस्ट लाइकली ये बर्ड हिट है। और फिर हमारा प्रोसीजर होता है सस्पेक्टेड बर्ड हिट। तो जैसे ही आप सस्पेक्टेड बर्ड हिट का प्रोसीजर करते हो, तो फिर आप स्टेप बाय स्टेप उसके साथ डील करते हो, उस इंजन को बंद करते हो और सिंगल इंजन पे वापस आके लैंड कर जाते हो, जैसे आज हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के प्रगति मैदान में इंटीग्रेटेड ट्रांजिट प्रोजेक्ट का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है। इस टनल के खुलने से रिंग रोड के रास्ते सेंट्रल दिल्ली आना आसान हो जाएगा। इसके साथ ही इससे पूर्वी दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद से इंडिया गेट और सेंट्रल दिल्ली के अन्य हिस्सों तक आसानी से लोग आ सकते हैं। प्रोजेक्ट पर 900 करोड़ से ज्यादा का खर्च हुआ है और बिना किसी रेड लाइट के आवाजाही हो सकेगी। इसमें 5 अंडरपास बनाए गए हैं। प्रगति मैदान में 5000 गाड़ियों के लिए अंडरग्राउंड पार्किंग बनाई गई है। मजबूत आधार दे। माननीय प्रधानमंत्री जी की इसी दशकों पहले भारत की प्रगति को भारतीयों के सामर्थ्य,
भारत के प्रोडक्ट्स, हमारी संस्कृति को शोकेस करने के लिए प्रगति मैदान निर्माण हुआ था। लेकिन उसके बाद भारत बहुत बदल गया, भारत का सामर्थ्य बदल गया, हमारी जरूरतें भी कई गुना बढ़ गई। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि प्रगति मैदान की ज्यादा प्रगति नहीं हुई। तो प्रगति मैदान की अब प्रगति हो रही है और प्रगति मैदान टनल के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री टनल में पैदल मुआयना करने गए। उसी वक्त उन्हें वहां प्लास्टिक की खाली बोतल नजर आई, साथ ही कुछ कचरा भी, जिसे प्रधानमंत्री ने खुद उठाया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री कचरे को उठाकर सड़क के किनारे रख रहे हैं। और अब अगली खबर बाढ़ की। असम और जो उत्तर पूर्व के कई इलाके बाढ़ से काफ़ी परेशान हैं। हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। राहत अभियान के लिए यहाँ पर सेना को बुलाया गया है और सेना को सबसे ज़्यादा प्रभावित जिलों में राहत अभियान के लिए बुलाया गया। पूरे असम में बाढ़ से करीब 30 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। सरकारी सूत्रों का कहना है कि बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना पहली प्राथमिकता है। बाढ़ के हालात पे ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रतनदीप चौधरी। की नाम आपनर? जगदीश रॉय जगदीश रॉय नाम है आपका। आप बताइए, आप लोग कौन से गांव से आए हैं? क्या हुआ है उस गांव में और कितने दिन से यहाँ पे है? क्या अवस्था है? 3 दिन हो गया हम लोग यहाँ पर रहते हैं। पूरा पानी में घर से सब डूब गया है। हम लोग को यहाँ रहने का 3 दिन हो गया है। पानी का कोई व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर नहीं है यहाँ पे। आपका नाम क्या है? गुशाई दास है। क्या करते हैं गुशाई जी? कारपेंटर काम करते हैं। कारपेंटर हैं आप। तो कितने दिन से आप यहाँ पे हैं, रह रहे हैं? आपके परिवार में कितने लोग हैं और क्यों यहाँ पे आना पड़ा है? किस तरह से आना पड़ा? आज 3 दिन हो गया है यहाँ में आने से। हमारे परिवार हल 5 जन। तो इसके पहले आपने इस तरह के कब फ्लड्स यहाँ पे देखा था पहले कभी? नहीं, इतना बड़ा पानी नहीं होता है। यही फास्ट होता है, यही बड़ा पानी। 2004 में जो हवा है छोटा है। आप आइए, आपसे बात करते हैं। क्या नाम है? आज मिला, साल दिया, डाल दिया, तेल दिया है और तेल भी नहीं। आज रेशन मिला है? आज रेशन मिला है 3 दिन के बाद। 3 दिन के बाद रेशन मिला है। और ये जो टर्पुलेंट शीट आप लोगों ने खरीदा या फिर सरकार ने दिया? सरकार ने टर्पुलेंट शीट दिया और 3 दिन के बाद रेशन दिया। मगर ये जो पहले 2 दिन थे वो 2 दिन आप लोग कैसे रहे? कैसे बने? जो आदमी का ज्यादा था, सामान चावल दाल ज्यादा था, उधर से लिया का चलता है। अच्छा, मिलजुल कर रहते हैं, मिलजुल के चल रहा है हम लोग। और अभी भी बारिश चल रही है। थोड़ा बारिश कम हुआ है, पानी अभी भी है। पानी अभी भी जरा बढ़ती है। घर में वापस जाएंगे तो घर तो इतना है पानी, कैसे जाए? घर की क्या अवस्था है? घर का हाल छोड़िए आप, सब बर्बाद हो गया हमको। यहाँ पे बात करते हैं छोटे छोटे बच्चे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति है। प्रीति है। प्रीति कौन से क्लास में पढ़ती हैं आप? मैं 10 में पढ़ती हूँ। मेरा तो सब किताब पानी में चला गया। सब पानी में चला गया। सब पानी में चला गया। मैं तो एक भी नहीं ला पाई। और यहाँ पे हालत कैसा है रहने का? पीने का पानी का क्या इंतजाम? पीने का पानी तो हम अभी कल से खा रहे हैं, तो मिला ही नहीं, पानी नहीं दे रहा है। तो पानी का व्यवस्था करने को बोला, तो बोला कि कल तक देगा। सौ से ज्यादा अफगान सिख हिंदू को ई वीज़ा सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि दिया गया है। भारत ने प्राथमिकता से ये ई वीज़ा दिया है क्योंकि काबुल में गुरुद्वारे पर हमला हुआ है और उसके बाद ये वीज़ा दिया गया है। कल काबुल में एक गुरुद्वारे के पास ही धमाके हुए थे। 3 धमाकों में 2 लोगों की मौत हुई थी और 3 लोग घायल हुए। हमले के दौरान 2 बंदूकधारी गुरुद्वारे में भी घुस गए। उसके बाद अफगान सिखों और हिंदुओं को भारत सरकार ने प्राथमिकता से ई वीज़ा दिया है।
भारत और आयरलैंड के बीच T20 सीरीज होनी है। इमरान मलिक इसमें क्या करिश्मा कर सकते हैं, इसको लेकर पूर्व क्रिकेटर सबा करीम से स्पोर्ट्स एडिटर संजय किशोर ने बात की है। इमरान मलिक का जिक्र करना चाहूंगा। उन्हें स्क्वाड में मौका दिया गया है, रखा गया है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और इंग्लैंड आयरलैंड के दौरे पर भी उन्हें रखा गया है। तो आप उनका बॉलर के तौर पर कैसे देख रहे हैं अभी के हिसाब से? अभी कितने मैच्योर हुए हैं, कितनी जरूरत है आगे मैच्योरिटी की, अनुभव की? देखिए, वो तो इवॉल्विंग प्रोसेस है संजय। जितना आप खेलेंगे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और जितना समय गुजारा है उन्होंने सनराइजर्स के साथ या फिर इस समय भारतीय टीम के साथ, हर दिन को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। पर अब मुझे लग रहा है कि समय आ गया है कि हम अनलीश कर दे इमरान मलिक को, क्योंकि एक यंगस्टर है जिनके पास स्पीड है, और बहुत जमाने के बाद मुझे लगता है कि भारतीय टीम में पहली बार इस प्रकार की गति वाला कोई पेस बॉलर हमें मिला है। तो उसे हमें बचा के क्यों रखना है, उसे हमें छुपा के क्यों रखना है? अब समय आ गया है कि उसको हम लोग उतार दें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, क्योंकि जिसके पास पेस है उसको फिर आप बहुत सारी चीजें सिखा सकते हैं। अगर आपके पास पेस नहीं है तो जितनी बार वही प्रयास करें वो एक्स्ट्रा पेस आपके पास आ नहीं सकती है। तो ये गिफ्ट है इमरान मलिक का, और इसे हमें ठीक प्रकार से यूटिलाइज करना चाहिए। तो चाहे वो दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध हो या फिर आने वाले मैचेस में हो, कहीं ना कहीं उनको हमें ट्राई आउट करना होगा, और एक लंबा समय देना होगा। अगर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इमीडिएट रिजल्ट मिल जाए, वो हो सकता है कि मुमकिन ना हो। कई खिलाड़ी जो पूर्व बॉलर है उन्होंने कहा है कि इमरान मलिक को अपने स्पीड के साथ समझौता बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्या आप इससे सहमत हैं? हाँ, वही मैंने कहा संजय, कभी भी नहीं समझौता करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। स्पीड एक गॉड गिफ्ट टैलेंट है, उस पर मेहनत की है इमरान मलिक ने। इसको अगर आप इस पर आपको कभी भी समझौता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसके साथ साथ आपको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, जैसे वो डिसिप्लिन हो गया, हार्ड लेंथ पे बॉलिंग करना, यॉर्कर लेंथ पे बॉलिंग करना, कौन से बैटर को किस लेंथ पे गेंदबाजी करना, इन सब चीजों पर आपको ध्यान देना होगा, जो कि मुझे विश्वास है कि इमरान मलिक बहुत जल्दी कर पाएंगे, या फिर उन्होंने किया भी है आईपीएल मैचेस में।